तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कैसे होता है? तो जब हम कैपेसिटर और बैटरी के बीच में जो कनेक्टिंग वायर होता है उसमें हम एक रेसिस्टेंस मानते हैं, तब जा करके ये पता कर पाते हैं हम लोग कि ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या हो रहा है ना। यानी तार का रेसिस्टेंस आर भी आपको दिखाना पड़ेगा। अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो आर हम नहीं दिखाते हैं, हम सीधे कहते हैं कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग हम लोगों ने देखा था कि ग्रोथ ऑफ चार्ज होता है कैपेसिटर के प्लेट पे। एक समय आता है कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है और उस सिचुएशन में इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं होता है ना। कैपेसिटर में जो चार्ज था मैक्सिमम चार्ज के फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा था हमने? तो किसी भी टी टाइम पे चार्ज एट एनी टाइम टी, क्यू एट एनी टाइम टी वाज क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हम लोगों ने देखा था। आर सी इज द टाइम कांस्टेंट। आर सी क्या है? टाइम कांस्टेंट। और उस केस में Q एज फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया। Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, यानी Q नॉट को अगर हम बात करें कि Q नॉट है कितना, तो Q नॉट आपका C इंटू ई के बराबर होगा यहाँ, है ना। क्योंकि मैक्सिमम चार्ज का मतलब है कि करंट रुक गया है सर्किट में, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है और कैपेसिटर के क्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बैटरी के ईएमएफ के सेल के ईएमएफ के बराबर हो चुका है। का मतलब अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कहें, तो फुल्ली चार्ज हो जाने का मतलब है VA माइनस VB जो है ना वो E हो जाना। इट इंप्लाइज फुल्ली चार्ज हो गया है हमारा कौन? कैपेसिटर। VA माइनस VB E हो गया है। तो ये मैक्सिमम चार्ज Q नॉट जो है वो C है। इस फंक्शन को देखने से ही लगता है, उस दिन हम लोग एक ग्राफ भी ड्रॉ किए थे कि ग्रोथ ऑफ चार्ज का, है ना। T0 पे चार्ज 0, क्योंकि आप T0 करेंगे तो e टू द पावर 0 1 1 माइनस 1 0, सो Q एट एनी टाइम T, Q एट T इक्वल टू 0 इज 0, है ना। और एक समय आता है कि आप टाइम कांस्टेंट पे चार्ज कितना हो जाता है, तो मैक्सिमम का करीबन 63% के आसपास। और एक समय आता है और थोड़ी देर के बाद, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइम बोलते हैं, कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या आफ्टर इनफाइनाइट टाइम भी कभी कभी बोल दिया जाता है, कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड। और उस स्टेट को हम लोग स्टीडी स्टेट कहते हैं। स्टीडी स्टेट का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर वाले सेक्शन में, कैपेसिटर जहां भी लगा हुआ रहेगा उस सेक्शन में कोई करंट को वो फ्लो नहीं करने देगा। इसीलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे किसी बुक की, कि एट T इक्वल टू 0 एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस। का मतलब वो जिस सेक्शन में लगा होता है उस सेक्शन में ये मान लो कि कैपेसिटर था ही नहीं। अगर उस सेक्शन में कोई रेसिस्टर था तो आपको यह समझना है कि सीधे उस रेसिस्टर से करंट गया। एंड व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, जब स्टेडी स्टेट पे आप चले जाते हैं तो कैपेसिटर जिस सेक्शन में होता है उस सेक्शन में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वो ऑफर करता है। मतलब जहां कहीं भी वो लगा हुआ है, जिस सेक्शन में भी वो लगा हुआ है, उस सेक्शन में वो करंट आने से मना करेगा। बस ये दो बात पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम चांस है इन्हीं दो बात पे क्वेश्चन करना। प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था, है ना, कि जिस तरीके से चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, उसी तरीके से कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी होगा। क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। अगर इसी पूरे फंक्शन में बाई कैपेसिटेंस से हम डिवाइड कर दें तो वी विल गेट वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ऑलराइट, तो कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब बात आती है करंट कैसे निकाला था हम लोगों ने। तो करंट हम लोग निकाले थे I इज इक्वल टू, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू dq बाई dt। और जब dq बाई dt किया था हम लोगों ने, तो हमने देखा था ये आया था I नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई RC, है ना, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द सर्किट। तो I नॉट क्या था? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कितना था यहाँ? तो मैक्सिमम करंट कैसे निकालना था? तो T0 पे जो करंट था वो मैक्सिमम था। पता है क्या? क्योंकि T0 पे कैपेसिटर कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। का मतलब आप भूल जाओ कि इस सर्किट में कैपेसिटर है, सिंपल एक सेल है और एक रेसिस्टेंस R है, तो E बाई R इज द करंट। तो T0 पे E बाई R करंट और वही मैक्सिमम करंट, का मतलब I नॉट ही E बाई R है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E बाई R इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। इस फंक्शन में देखिए तो ये फंक्शन दिखाता है कि टाइम के साथ चार्ज ग्रो करेगा और एक समय आएगा कि सैचुरेट कर जाएगा, और ये फंक्शन दिखाता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा करंट। हमने दोनों ग्राफ देखा था उस दिन, QT ग्राफ भी देखा था
और आईटी ग्राफ भी देख रहा था। तो ध्यान रखेंगे इन फैक्ट्स से, इन फॉर्मूलाज से हम लोग सिंपल सवालों का जवाब हम लोग दे सकते हैं। एक क्वेश्चन से जैसे क्लियर हो जाएगा। सपोज अगर हम बात करें ये एक सेल है, ये कैपेसिटर है C, ये रेसिस्टेंस है R और ये है 2R, और एक रेसिस्टर इधर लगा हुआ है 3R, है ना। ये क्वेश्चन है, यू कैन सी इट। यहां पे अगर मैं कहूं कि फाइंड रेशियो ऑफ initial current and current after a long time through battery, through cell। मतलब ये जो सेल है, इस सेल से t = 0 पे कितना करंट निकल रहा है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कितना करंट इस सेल से निकल रहा है, उन दोनों करंट्स का मैं आपसे रेशियो पूछ रहा हूं, है ना। तो लेट अस प्रोसीड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं ऊपर रब करता हूं। अब देखिए, दिस इज द सिचुएशन कि t = 0 पे जरा देखिए क्या हुआ होगा। तो t = 0 का मतलब हमने अभी बात की कि कैपेसिटर अभी चार्ज नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं स्विच लगा होगा। मान लो यहीं पे स्विच लगा हुआ था, ये स्विच पहले, है ना। मतलब जब सर्किट ऑन हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि मान लो यहीं पे कहीं स्विच लगा हुआ था, है ना, बैटरी के जस्ट बगल में, और वो स्विच क्लोज होते ही t = 0 हो गया। t = 0 में कैपेसिटर कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो एट t = 0 की अगर बात करें, है ना, एट t = 0 की अगर हम बात करें, तो आप भूल जाओ कि यहाँ कैपेसिटर है ना, आप भूल जाओ कि यहाँ कैपेसिटर है, यानी 3R और 2R ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और वो 3R 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R के साथ सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो एट t = 0 की अगर हम बात करें, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, तो हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, है ना, ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। ये 3R, ये 2R, और ये हमारी बैटरी जिसके साथ लगा हुआ है R। दिस इज द सी, और बैटरी से जो करंट निकलेगा I, वो हम ऐसे दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखने से ही लग रहा है कि ये करंट आ जाएगा, यहाँ बटेगा। अगर हम I की बात करें डायरेक्ट निकालने की, तो 3R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3R पैरेलल 2R का, ये पैरेलल साइन में दे रहा हूं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, 3R 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3R × 2R, दैट इज 6R² by 3R + 2R 5R। R कैंसिल, 6R by 5 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी वी कैन राइट, हम लोग ऐसे फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं इसको, ये R और यहां पे हम लोग लगा सकते हैं 6R by 5 यानी 1.2R, ये E। तो करंट I कितना निकल जाएगा, तो I हो जाएगा E by 1.2R + R, दैट इज 2.2R, है ना, क्योंकि 1.2R और ये R किसमें, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो E by 2.2R हम लोग कह सकते हैं। ये इनिशियल करंट है, t = 0 की बात हम कर रहे हैं। अब t = इंफिनिटी पे, यानी करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम का मतलब जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर अपने सेक्शन में कोई करंट नहीं जाने देगा, है ना। अब बात हुई थी कि व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब इस वाले को अब आप भूल जाओ, ये जो पोर्शन है सर्किट का, इसे अब आप भूल जाओ, क्योंकि सेल से करंट तो निकलेगा, बिल्कुल करंट जाएगा भी, यहाँ अच्छी बात है, लेकिन करंट अब इधर नहीं जाएगा, है ना। उस केस में कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस, है ना, करंट चूंकि ऐसे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। सारा का सारा ड्रॉप, अगर इस पॉइंट को मैं A कहूं, इस पॉइंट को मैं B कहूं, तो A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही होगा जितना इस 3R के क्रॉस होगा, और ये A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल उतना ही होगा जितना कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस होगा, है ना। कारण क्योंकि ये 2R है ना, केवल अब दिखाने के लिए है, क्योंकि किसी रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप
तभी होता है जब उस रेसिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो करे। तो चूंकि बीच वाले सेक्शन में ये जो 2R रेसिस्टेंस है इससे कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, इसलिए इसके साथ जस्ट बगल में जो कैपेसिटर लगा है वो उस सेक्शन का सारा ड्रॉप खुद ले लेगा, खुद मेंटेन करेगा। ऑलराइट, तो हम अब क्या करेंगे, T इंफिनिटी का मतलब वी विल फॉरगेट दिस सेक्शन विच इज इन बिटवीन 3R एंड R, इसको हम भूल जाएंगे। अब तो इसमें करंट जाना है नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पे अगर ये पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, फिर आप कैपेसिटर को बना के दिखाएंगे कि यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उतना ही ड्रॉप होगा जितना यहाँ ड्रॉप होगा। आपसे पूछते व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो पहले इन दोनों के बीच का ड्रॉप निकालना पड़ेगा, वही कैपेसिटर के क्रॉस का ड्रॉप हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू CV से आप वहां का V भी निकाल सकते हैं, QIC, Q निकाल सकते हैं C इंटू V, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर T इंफिनिटी पे हम बात करें, एट T इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो द सिचुएशन इज वेरी मच सिंपलर। खत्म, ये वाला खत्म। अब ये 3R और R, क्योंकि जो भी करंट यहां से निकलेगा वो सीधे 3R में चला जाएगा और यहां से सीधे 3R से R में चला आएगा, यानी 3R और R किस में होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। देन द T इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट I, सपोज ये I1 मैं बोल रहा हूं, I1 और इसे मैं I2 बोल रहा हूं, तो T इंफिनिटी पे I2 कितना हो जाएगा, तो I2 हो जाएगा वेरी सिंपल E बाई 3R और R सीरीज में 4R। तो रेशियो ऑफ इनिशियल करंट एंड करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम I2 है, इनिशियल करंट ये है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो I1 बाई I2 इज द E बाई 2.2R इंटू E, और ऊपर चला जाएगा 4R, है ना। सो R कैंसिल, E कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो 10 40 बाई 22, सो 2 से 11 टाइम, 2 से 20 टाइम, 20:11 इज द आंसर, 20:11, है ना। रेशियो विल बी 20/11 आंसर। ऑलराइट, अच्छा, इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें और भी पूछी जा सकती थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। अगर आपसे कोई कह देता कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, है ना, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 3R के क्रॉस उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जितना इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्योंकि 2R के क्रॉस तो होना ही नहीं है, क्योंकि करंट जाएगा ही नहीं। तो अगर हम देखें, है ना, जैसे चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं निकालने जा रहा हूं या ड्रॉप निकालने जा रहा हूं, तो अगर मैं इस पॉइंट को A कहूं और इस पॉइंट को B कहूं, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, और इसमें करंट कितना जाएगा, तो देखो ये जो I2 जा रहा था, है ना, स्टीडी स्टेट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वाला जो समय है उसमें ये I2 जा रहा था, वो पूरा का पूरा 3R में जा रहा था, और वही 3R से होता हुआ R होता हुआ फिर से बैटरी में आ जा रहा था। तो I2 इंटू 3R ही A और B के बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, I2 इंटू 3R, I2 इंटू 3R, एंड व्हाट इज I2, E बाई 4R, सो E बाई 4R टाइम 3R, RR कैंसिल, दैट इज 3E बाई 4, यानी VA माइनस VB पोटेंशियल ड्रॉप जो है दैट इज 3E बाई 4, और वो पूरा का पूरा ड्रॉप कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस है, कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस है, 2R के क्रॉस कुछ भी नहीं है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा कि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो 3E बाई 4 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, और चार्ज Q कितना आ जाएगा। तो अब देखिए करंट चूंकि ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी ये है A हायर पे है, B लोअर पे है, यानी लेफ्ट वाला प्लेट पॉजिटिव और राइट वाला प्लेट नेगेटिव, पहले हमने सही बताया था। और Q कितना हो जाएगा, तो CVA माइनस VB कितना हो जाएगा, तो C इंटू 3/4, यानी 3CE/4, दिस इज द चार्ज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑन द कैपेसिटर। जैसे यहां पूछ देता व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो हाफ C VA माइनस VB का होल स्क्वायर, यानी U हम लोग लिख सकते थे हाफ C VA माइनस VB कितना है हमारा 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9E स्क्वायर बाई 60, यानी 9/32 CE स्क्वायर, ये भी निकाल सकते थे, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ऑलराइट, ऑलराइट, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा। डिस्चार्जिंग पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इट्स ए गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू कैन से, अगर हम पहले एम्स जैसे होता था तो एम्स लेवल का ये क्वेश्चन आप मान सकते हो, है ना। ये एक सर्किट है, इसमें ये 60 वोल्ट का एक सेल है, 10 ओम का एक रेसिस्टर इसके साथ लगा हुआ है, बीच में एक कैपेसिटर है,
फिर उसके नीचे 4 ओम और ये 6 और 3 ओम पैरेलल में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है ना। ये टू वे स्विच है ना। टू वे स्विच का मतलब जिसका पोजीशन बदला जा सके, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जिस स्विच को किया जा सके उसको टू वे स्विच कहते हैं। इनिशियली ये स्विच 1 पोजीशन पे है ना, ये स्विच जो है 1 पोजीशन पे है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फाइंड द हीट डिसिपेटेड अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर्स व्हेन स्विच इज मेड विद स्विच इज कनेक्टेड एट द पोजीशन 2। मतलब पहले ये 1 पे कनेक्टेड है, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया होगा और इस स्विच को जैसे ही सेकेंड पोजीशन पे हम लाते हैं तो उस दौरान, है ना, 2 पे लाने के दौरान हमें अब ये देखना है कि सारे रेसिस्टर्स के क्रॉस कितना कितना हीट डिसिपेट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप भूल जाओ, आप 2 मिनट के लिए से भूल जाओ नीचे वाले सर्किट को, यानी 6 3 4 ये बस दिखाने के लिए है इनिशियली। तो इनिशियली ये सीन जब होगा तो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटर के क्रॉस, अब तो ये सिंपल सर्किट बचा जिसमें 60 वोल्ट का एक सेल है, 0.1 फराड का एक कैपेसिटर है और 10 ओम का एक रेसिस्टर है। कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाने का मतलब है कि कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्ट हो गया होगा, 60 वोल्ट, है ना। आप इसको भूल जाओ नीचे वाले पोर्शन को, यानी पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप ये पूरा पॉजिटिव हो गया होगा, ये पूरा नेगेटिव हो गया होगा और इसके क्रॉस कितना वोल्ट हो गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट। तो इनिशियल एनर्जी व्हेन एट पोजीशन 1 की बात करें, इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर पे कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। और ध्यान रखना है कि जैसे ही 2 पे लाएंगे सेल से इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा और सेल से कनेक्शन खत्म हो जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब कैपेसिटर की ये जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी थी वो सारी की सारी हीट डिसिपेशन में जाएगी। तो आपसे वही पूछा गया है, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि 2 पे आने के बाद किसके क्रॉस कितनी जाएगी, मतलब ये 4 के क्रॉस कितनी जाएगी, 6 के क्रॉस कितनी हीट डिसिपेट होगी, 3 के क्रॉस कितनी हीट डिसिपेट होगी, 10 के क्रॉस कितनी हीट डिसिपेट होगी, एटसेट्रा। तो हाफ CV स्क्वायर अगर यहां से सॉल्व करें तो इट विल बी हाफ C कितना है 0.1 और V कितना है 60 का स्क्वायर दैट इज 3600। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2 से 180 टाइम कैंसिल, मतलब 180 जूल तो हमारे पास है एनर्जी कैपेसिटर के पास। ओके, जैसे ही ये तो इनिशियल सिचुएशन था, अब 1 से स्विच को हटा करके 2 पे लाया गया है, मतलब नाउ द सिचुएशन इज दिस, का मतलब फॉरगेट दिस, ये ऊपर वाले पोर्शन को अब आप फॉरगेट कर जाओ। अब कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिव है, यहां से करंट निकलना शुरू करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, मान लीजिए I करंट गया तो इसमें I1 कुछ जाएगा, इसमें I2 जाएगा, है ना, और फिर से कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट में चला जाएगा। मतलब जब ये 0.1 फराड के कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो कोई भी करंट ये ऊपर वाले 10 ओम रेसिस्टर में नहीं जाएगा, का मतलब हीट डेसिपेशन, पहले पार्ट का आंसर तो सीधे आ गया, मतलब एक आंसर तो आपने तुरंत निकाल दिया कि जब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी तो उसके अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस कोई भी हीट डिसिपेशन नहीं होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं नो हीट डिसिपेशन, नो हीट डिसिपेशन अक्रॉस 10 ओम 1 से 2 जब स्विच जाता है तो, है ना, 1 से 2 जब स्विच जाता है तो। लेकिन 4 ओम, ये 4 ओम, 6 ओम और 3 ओम इनके क्रॉस तो होगा भैया। अब इनके क्रॉस कितना कितना होगा जरा देखे तो, अगर मैं I1 6 के क्रॉस जा रहा है और I2 3 के क्रॉस जा रहा है और I1 प्लस I2 I 4 के क्रॉस जा रहा होगा, है ना, तो अगर मैं इसमें देखूं I1 प्लस I2 I के बराबर है, सबसे पहले I1 प्लस I2 जो है वो I के बराबर है, ये तो बात सही है। और ऊपर से अगर इस पॉइंट को मैं P और इस पॉइंट को Q बोलूं तो P और Q के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ऊपर के रास्ते से I1 इंटू 6 है और नीचे के रास्ते से I2 इंटू 3 है। यहां से एक रिलेशन आएगा 3 2 जा, दैट इज 2I1 इज इक्वल टू I2। तो अगर I2 के बदले 2I1 रख दें तो I1 2I1 3I1 इज इक्वल टू I, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I बाई 3 और I2 2I1 है तो I2 हो जाएगा हमारा 2I बाई 3, है कि नहीं। मतलब अगर I करंट 4 ओम से पास करेगा तो
I/3 6 ओम से और 2I/3 3 ओम से। और हम जानते भी है कि जहां जिस पैरेलल पाथ में क्या होता है कि जिधर का रेसिस्टेंस ज्यादा उधर करंट कम है कि नहीं। तो 6 ओम में करंट कम I1 दैट इज I/3 और 3 ओम में करंट ज्यादा I2 दैट इज 2I/3 उसका ट्वाइस। रेसिस्टेंस के रेशियो का रेसिप्रोकल रेशियो करंट का हो जाएगा, हम जानते भी हैं ये बात। तो अब हमें पता है ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये जो पूरी की पूरी 180 जूल है जो कि इन तीनों रेसिस्टर्स में, क्योंकि 10 में तो जाएगा नहीं, ये क्लियर हो चुका है, 4, 6 और 3 में जाएगा। 4, 6 और 3 में कितनी कितनी एनर्जी जाएगी उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जरा रेशियो पता चल जाए तो हम बड़ी तुरंत पता कर सकते हैं कि कितना कितना एनर्जी डिसिपेट होगा किस किस रेसिस्टर में। तो अगर हम एनर्जी डिसिपेशन I²RT I²R का रेशियो निकाले, मान लो इसके क्रॉस U1 एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, इसके क्रॉस U2 हो रहा है, इसके क्रॉस U3 हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा U1 प्लस U2 प्लस U3 इज इक्वल टू ये U, पहली बात, क्योंकि पूरी एनर्जी को इन्हीं तीनों में डिसिपेट हो जानी है। और U1 इज टू U2 इज टू U3 की अगर हम बात करें तो U1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, U1 को मैं लिख सकता हूं I² इंटू टी, यानी I² 4 इंटू टी। U2 को मैं लिख सकता हूं, अब U2 कितना, इसमें U2 जा रहा है, U2 में कितना करंट जा रहा है I1, तो I1² इंटू R कितना है उसका 6 इंटू टी। I1 को मैं कितना लिख सकता हूं, I1 को लिख सकता हूं, I1 कितना आया था हमारा I/3 यानी I²/9 इंटू 6 इंटू टी, है कि नहीं। उसी तरीके से मैं U3 को क्या लिख सकता हूं, U3 को लिख सकता हूं U3 इसमें कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी, तो I2² इंटू 3 इंटू टी, I2 का स्क्वायर दैट इज 4I²/9 इंटू 3 इंटू टी, है कि नहीं। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं U1 इज टू U2 इज टू U3 रेशियो की बात करूं तो ये आ जाएगा I²T 4 इज टू, अगर मैं कहूं कि U1 इज टू U2 इज टू U3 कितना होगा, ये होगा 4 इज टू 6/9, 4 इज टू 6/9 इज टू, ये 3 से 3 टाइम कैंसिल 4/3 है कि नहीं। अगर 9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या यहां मैं 2 जा 2 3 जा भी लिख सकता हूं ऐसे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 12:2:4, है ना, 12:2:4, या इसको मैं लिख सकता हूं 6:1:2, ये भी लिख सकता हूं मैं, ये भी लिख सकता हूं। मतलब इस 4 ओम के क्रॉस U1 यानी 6:1:2 का मतलब होता है कि 4 ओम के क्रॉस एनर्जी डिसिपेटेड, 6 ओम के क्रॉस एनर्जी डिसिपेटेड और 3 ओम के क्रॉस एनर्जी डिसिपेटेड का रेशियो 6:1:2 होगा। यानी इसके क्रॉस अगर 6x होगा तो इसके क्रॉस x होगा और इसके क्रॉस 2x होगा। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, मतलब 6x प्लस x प्लस 2x 9x, आई कैन राइट 9x इज इक्वल टू 180, तो x आ जाएगा बड़ी तुरंत, 9 से 20 टाइम कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, तो x 20 आने का मतलब 6x इसको ये 4 ओम के क्रॉस एनर्जी डिसिपेटेड हो जाएगा, तो 6x का मतलब 6 इंटू 20 120 जूल, यानी एनर्जी डिसिपेटेड, आई कैन राइट, इधर लिख रहा हूं एनर्जी डिसिपेटेड 4 ओम के क्रॉस में, सबके अलग अलग लिख दे रहा हूं, 4 ओम के क्रॉस कितना हो जाएगा 620 या 120 जूल। उसी तरीके से U2 कितना हो जाएगा, यानी 6 ओम के क्रॉस एनर्जी डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, तो सीधे x, क्योंकि 1 है यहां 1x, x कितना है 20 यानी 20 जूल, और 3 ओम के क्रॉस एनर्जी डिसिपेटेड क्या हो जाएगा, तो 2 22 जा 40 जूल, और आप तीनों का सम देख लें 180 भी आएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी डिसिपेटेड किसके क्रॉस हो जाएगा 4 ओम के क्रॉस, सबसे कम किसके क्रॉस हो जाएगा 6 ओम के क्रॉस। अगर चारों में बात करें तो 10 ओम के क्रॉस, क्योंकि 10 ओम में तो हुआ ही नहीं, 10 ओम में तो 0 हुआ ना। ऑलराइट, तो चारों रेसिस्टर्स के क्रॉस एनर्जी डिसिपेटेड निकल गया जब हम क्या करते हैं, तो जब हम स्विच 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पे स्विच को ला देते हैं।
ऑलराइट, आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से, फिर हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, एमीटर, ये सब पढ़ेंगे है ना, और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से। अभी मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जो कि किसी सर्किट का पार्ट है, किसी सर्किट का ये पार्ट है। यहां एक कैपेसिटर है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, इधर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। Here is a resistor, this is 2 ohm, here is a resistor, this is 3 ohm, इधर 7 एम्पियर का करंट जा रहा है। Here is a resistor, this is again 1 ohm, यहां हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है। Here is a resistor 1 ohm, यहां 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और here is a resistor, very simple, it is 4 ohm, है ना। करंट का डायरेक्शन सारे रेसिस्टर्स, और दिस इज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C बराबर 2 फराड। सपोज 2 फराड कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर का। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द चार्ज एंड एनर्जी इन द कैपेसिटर, व्हाट इज द चार्ज एंड एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो सबसे पहली बात है कि अगर इस पॉइंट को मैं A और इस पॉइंट को B कहूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर एक बार निकल जाए A और B के क्रॉस, तो हम लोग तुरंत क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, Q = CV से। और जब VA - VB आ जाएगा तो एनर्जी भी निकल जाएगा। अब VA - VB कैसे आएगा, तो VA - VB आने के लिए जरा गौर कीजिए। अगर हम लूप में चले A से B एंटी क्लॉकवाइज या सॉरी क्लॉकवाइज, ऐसे चले अगर हम, तो हमें यहाँ का करंट पता होना चाहिए। अब यहाँ कितना करंट आएगा, तो 2 इधर से आ रहा है और 1 इधर से आ रहा है। जंक्शन रूल लगाएंगे तो 2 1 3 एम्पियर जरूर इधर से जा रहा होगा। ये 3 एम्पियर यहाँ पहुंच रहा होगा, इधर से 3 जा रहा है और यहाँ से 7 निकल रहा है, का मतलब निश्चित रूप से यहाँ से 3 और यहां से 4 पहुंचता होगा, है ना, जरूर यहां से 4 एम्पियर पहुंचेगा। अब गौर करना है, यहां से 3 एम्पियर ऑलरेडी पहुंच रहा है, ध्यान देना है, यहाँ पे 3 एम्पियर ऑलरेडी पहुंच रहा है, ऐसे रीच कर रहा है, और इधर से 7 निकल रहा है, का मतलब जरूर इधर से 4 आ रहा होगा, 4 एम्पियर। अब वो 4 एम्पियर जस्टिफाई कैसे होगा, तो इधर से 3 जरूर आ रहा होगा और इस 4 ओम से 1 एम्पियर का आ रहा होगा करंट, तब जाके 3 और 1 4 बन जा रहा होगा, जो कि 4 इधर से जा रहा होगा, और ये 3 और 4 मिलकर के इधर 7 जा रहा होगा। यानी यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस लूप में आपको निकालना पड़ेगा। और अब A से B हम लोग चलेंगे VA - VB निकालने के लिए, है ना, VA - VB निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, VA -3 2 जा 6 -3 3 जा 9, और अब यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, है ना, प्लस लिखना पड़ेगा, +4 = VB। तो VA - VB क्या हो जाएगा, 15 - 4 11 वोल्ट, यानी Q = क्या आ जाएगा, C VA - VB। और यहां से आप एनर्जी भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 11 वोल्ट का, तो 11 2 जा 22। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आ सकते हैं, नीट जेईई मेन दोनों में आते हैं। नीट में इससे बहुत इजी सवाल आएगा, है ना, इससे कॉम्प्लेक्स जैसा सवाल या टाइम कंज्यूमिंग सवाल तो आना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार देना है उनको कि 1 मिनट में बन जाए, है ना। तो अगर उसकी बात करें तो इजी ही सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो हमें 3-4 टाइप के डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है ना, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये 4 डिवाइस आपको पढ़ना चाहिए, है ना। एक और डिवाइस है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, जिसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बिकॉज वो अब इट्स नॉट इन फैशन, उससे सवाल नहीं आते हैं, है ना। वो जब आप 12th में एक्सपेरिमेंट करते तो कहीं कहीं कराया जाता है उसका एक्सपेरिमेंट, अब वो डिपेंड करता है ना। जैसे पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक और सेटअप होता है स्कूल के लैब में, फिजिक्स लैब में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। तो अगर आपको करने का मौका कभी मिला तो आई विल सजेस्ट कि आप वो, खासकर अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होने वाले हैं इन फ्यूचर, तो आप ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये करना जरूर ढंग से कर लेना, क्योंकि ये एक बार फिर से
ये करना पड़ सकता है आपको आगे, और डिटेल में करना पड़ सकता है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ब्रांचेज को आप लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेते हैं, है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा फर्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली, तो वही बात है। खैर अभी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एमीटर वोल्ट मीटर दोनों को, लेकिन एमीटर वोल्ट मीटर को पढ़ने से पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि ये बनते कैसे हैं। उनसे पहले एक डिवाइस की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इसी गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन होता है, तो ये दोनों डिवाइस हम बना पाते हैं, है ना। मॉडिफिकेशन के दो तरीके हैं, एक तरीके से हमें एमीटर मिल जाता है और दूसरे तरीके से हमें वोल्ट मीटर मिल जाता है। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। करंट डिटेक्टिंग डिवाइस का मतलब अगर इससे कोई करंट नहीं पास करेगा तो वो एज इट इज स्टेज में रहेगा। कोई करंट नहीं पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल होता है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होता है ना। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं का मतलब है इनको हम देख करके पता करते हैं कि कितना करंट जा रहा है या करंट किधर से किधर जा रहा है। ये जो मैं बनाया हूँ मेजर करने के लिए, ये जो सिंबल मैं बनाया हूँ, इसमें कैलिब्रेशन होता है ना। इसमें एक इंडेक्सिंग की हुई होती है जिसको देख करके हम पता कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है। जैसे एक पर्टिकुलर एंगल पे एक पर्टिकुलर नंबर के सामने ये जब निडल होगा तो उस नंबर को ही हम उसका करंट समझ बैठेंगे। पूरी करंट का ही यहाँ पे कैलिब्रेशन हुआ रहता है। आप देखेंगे कि मार्केट से जब खरीदने जाएंगे तो ये तीन फिगर जो मैं बनाया हूँ ये गैल्वेनोमीटर के लिए है। अगर लेफ्ट से राइट करंट जा रहा है तो जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली निडल जो है वो क्लॉकवाइज घूम जाता है। राइट से लेफ्ट करंट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। करंट नहीं जाएगा तो ये नहीं घूमता है। नहीं घूमने का मतलब बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर रहता है। करंट मेजरिंग डिवाइस है ये। इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको कैपिटल जी से हम लोग डिनोट करेंगे, सिंबलाइज करेंगे, है ना, कैपिटल जी। ये रेजिस्टेंस जनरली कम रहता है कि नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। कोई अगर आपसे पूछे कि भैया तुम क्या बोलोगे, कम बोलोगे या ज़्यादा बोलोगे, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के डिवाइस में इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, है ना, किस टाइप का हम मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं। उस हिसाब से ही ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट हम लोग बोल पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है। अब सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीज़ और जान लेते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है अगर मैं कैलिब्रेशन कुछ ऐसा कर दिया, है ना, मान लीजिए ये 0 एम्पियर है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। तो देखिए अगर 0 एम्पियर का करंट जाएगा तो निडल बिल्कुल ऐसा रहेगा। 1 एम्पियर का करंट अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ रहेगा, 2 जा रहा है तो यहाँ रहेगा, 3 जा रहा है तो यहाँ रहेगा, 4 जा रहा है तो बिल्कुल यहाँ रहेगा, है ना। अच्छा अगर आपसे मैं तो कहूँ कि 4 एम्पियर से ज्यादा का करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, है ना, 4 एम्पियर से ज्यादा जाने लगा, सपोज I = 5 जाने लगा, तो अब दो बातें होती है। मान लीजिए दो बातें क्या होती है। एक बात तो ये होती है कि ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने का मतलब, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 4 एम्पियर के बाद कोई कैलिब्रेशन नहीं दिखाने का मतलब ही होता है कि 1 पे डिफ्लेक्शन दिखेगा, 2 पे डिफ्लेक्शन दिखेगा, 3 पे दिखेगा, 3.5 पे दिखेगा, 3.25 पे भी दिखेगा, 3.75 पे, है ना, 4 पे भी दिख जाएगा। लेकिन 4 से ज्यादा रत्ती भर भी करंट हुआ तो अब तो उसके पास देयर इज नो वे, कोई गुंजाइश नहीं है कि अब वो और ज्यादा घूमे, क्योंकि वो मैक्सिमम निडल जो है हमारा डिफ्लेक्ट कर चुका। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या फुल स्केल डिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं इसको, वो 4 एम्पियर है यहाँ पे। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बाद अगर एक्सीड करता है करंट तो दो बातें होती है। या तो ये डैमेज हो जाएगा, जैसे 5 पे या 4.1 पे या 6 पे या 7 पे, 4 से कोई भी वैल्यू जो ज्यादा है उस वैल्यू के करंट पे ये या तो डैमेज हो जाएगा, और सपोज मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि ये डैमेज नहीं होगा, तो डैमेज अगर नहीं भी होगा तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड कि कितना करंट जा रहा है। इतना तुम जरूर बोल दोगे कि 4 से ज्यादा अगर जा रहा है तो कितना ज्यादा जा रहा है। आप गारंटी से तो नहीं बोल सकते हो कि 5 जा रहा होगा या 6 एम्पियर का जा रहा होगा या 7 एम्पियर का जा रहा होगा, यानी ये मीनिंगलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, है ना। आप
क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू का पता ही नहीं चलेगा कि लेफ्ट से राइट साइड में कितना करंट जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये इसकी यूजेबिलिटी, इसका यूजफुलनेस तभी है जब इसमें करंट 0 से लेकर 4 के बीच में जाता है ना। तो यहाँ पे हम देखने से ही लगता है कि दिस 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर को हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोल सकते हैं। क्योंकि 4 एम्पियर करंट जाने से इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया। ऑलराइट, 4 से कम में काम करेगा ये, क्योंकि 3 जाएगा तो दिख भी रहा होगा कि हाँ 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। यानी वी कैन से इट्स यूजेबल व्हेन करंट वेरीज फ्रॉम 0 to 4 एम्पियर। ये जो पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर मैंने आपको जो दिखाया है, ये इसकी मीनिंगफुलनेस है कब तक है, जब तक इसमें करंट 0 से लेकर 4 एम्पियर के बीच में कुछ भी जा रहा है। 4 एम्पियर जो है वो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से अब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं एमीटर में। यानी अब हम लोग एमीटर पढ़ने जा रहे हैं, यानी गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कैसे एमीटर में कन्वर्ट होगा ये? अब एमीटर, व्हाट इज एमीटर? तो एमीटर इज ए करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सर्किट के किसी सेक्शन में अगर मुझे करंट मेजर करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ एक लोड है R, तो मुझे पता करना है कि सर्किट में कितना करंट है। तो यहाँ पे एमीटर A लगा देते हैं। तो एमीटर जो शो करेगा वो ये शो करेगा कि इस R के क्रॉस कितना करंट जा रहा है। फिगर से क्लियर है कि जो इस R के क्रॉस, कैपिटल R लोड के क्रॉस करंट जाएगा वही पूरे लूप का करंट वही होगा, क्योंकि 2 ही रेजिस्टेंस है और एक सेल है। E/R + R। कितना एरर होगा एमीटर की वजह से वो बात की बात है, लेकिन हम लोग बाय एंड लार्ज कह सकते हैं कि इस एमीटर को उतना ही करंट जाएगा जितना इस कैपिटल R और इस स्मॉल r में जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए एमीटर में कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर है, सपोज दिस इज गैल्वेनोमीटर, ध्यान ये रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन किसी भी डिवाइस में हो, जो मैंने आते आते बोला कि 2 डिवाइस में हो सकता है, एमीटर में और वोल्टमीटर में, है ना। हम डिपेंडेंट रहते हैं मेजर करने के लिए, है ना, करंट को या वोल्टेज को उधर वोल्टमीटर में, करंट को इधर एमीटर में। इन दोनों फैक्टर्स, इन दोनों पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए हमारी डिपेंडेंसी हमेशा गैल्वेनोमीटर पे होती है। मतलब हम गैल्वेनोमीटर को ही देखते हैं और उसी से पता करते हैं कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी या उसकी वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, अब मैं इसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं कि ये एमीटर बन जाएगा। देखिए कैसे, इसका अपना एक रेजिस्टेंस G है ना। अब देखिए गौर कीजिए, इधर से कोई करंट मान लो I आ रहा है, सपोज द करंट इज I, और मुझे एक ऐसा एमीटर बनना है जो कि इस I करंट को मेजर कर ले। लेकिन अगर सपोज ये करंट बहुत ज्यादा हुआ तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो सकता है ना। क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या है ना, अभी मैंने बात किया कि गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर जैसे करंट पे ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर वो दे देता हो। मान लो पता चला ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, ये 0.2 एम्पियर करंट पे ही, एक एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा का पूरा घूम गया, तो 0.2 से ज्यादा जाने पे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा जा रहा है ना। लेकिन मुझे मेजर करना है किसी सर्किट के पार्ट का करंट जो कि 10 एम्पियर है। मेरे पास गैल्वेनोमीटर 0.2 एम्पियर वाला है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.2 पे दिखा देता है, तब तो मैं फेल कर जाऊंगा, है ना। क्योंकि किसी के दिमाग में कभी कभी आता भी है ये बात कि सर आप एमीटर यूज क्यों कर रहे हो, आप सीधे गैल्वेनोमीटर यूज करो, क्योंकि वो भी तो करंट को दिखा देता है, करंट मेजर करता है। लेकिन पता चला गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो बहुत कम है और उससे हद से ज्यादा करंट को मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। गैल्वेनोमीटर के रेंज से ज्यादा की जब बात आती है ना, तभी इस एमीटर का भी चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। क्या करेंगे अब हम लोग, तो हम लोग अपने गैल्वेनोमीटर का यूज ऐसे इस प्रकार करेंगे कि करंट तो उसमें उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन से कम
और 0 से ज्यादा जाए, का मतलब उसकी जो यूजेबिलिटी का रेंज है ना, वो जब तक यूजेबल है, तो किस रेंज में यूजेबल होता है कोई भी गैल्वेनोमीटर, तो 0 से लेके फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बीच में कोई भी करंट अगर किसी गैल्वेनोमीटर में जाता है तो वो यूजफुल होता है। और वो मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो है, हमें ऐसा मॉडिफिकेशन अब करना है, इस 0 से लेके फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बीच का कोई करंट गैल्वेनोमीटर में जाए, का मतलब अगर उससे ज्यादा कहीं से आ रहा है तो उसका मैक्सिमम पार्ट किसी दूसरे रेसिस्टेंस में चला जाए। अब मैक्सिमम पार्ट दूसरे रेसिस्टेंस में जाने का मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक हम लोगों को रेसिस्टेंस लगाना होगा, जो रेसिस्टेंस काफी कम होना चाहिए, क्योंकि कम रेसिस्टेंस रहेगा पैरेलल में तो उसमें ज्यादा करंट चला जाएगा, है ना। तो मान लो कोई आई करंट जा रहा है और इस आई के सामने मैंने एक लगा दिया एस, जिसको हम लोग शंट कहते हैं, क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, दिस इज द शंट। अब ये जो शंट है, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होता है शंट से काफी ज्यादा होता है। इसको देखने से एक चीज क्लियर है कि अब यहां क्या होगा, अब यहां करंट बढ़ जाएगा। अगर इसमें करंट IG जाएगा, इसमें करंट I माइनस IG जाएगा, क्लियर है। किरचॉफ जंक्शन रूल, यहाँ पे KCL लगा देंगे, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग करंट I है, IG, और IS अगर आउटगोइंग करंट है तो IS को I माइनस IG हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, तो ऊपर वाले रास्ते से भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना नीचे वाले रास्ते से होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन राइट इज IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। फिर हम लोग लिख सकते हैं IG इंटू G इज इक्वल टू IS माइनस IG इंटू S। ये IG इंटू S अगर इधर आ जाए तो हम IS इज इक्वल टू IG कॉमन G प्लस S लिख सकते हैं। तो I यहां से आ जाएगा IG इंटू G प्लस S बाई S। What I is? I क्या है, तो I is the range of emitter। अब देखिए कैसे, यहां तक लिखने के बाद अब समझिएगा मेरी बात को, ये IG कितना कितना हो सकता है। तो मैंने अभी बात किया कि गैल्वेनोमीटर जब तक यूजफुल है, गैल्वेनोमीटर कब तक यूजफुल है, तो अगर मान लो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, जीरो करंट जाए, तभी गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से आप पता कर सकते हो कि कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी जीरो जाने पे भी वो यूजफुल है। और जीरो से लेके फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक कुछ भी अगर जाएगा तो वो यूजफुल है। तो मान लो IG जीरो है, तो IG अगर जीरो है तो I भी जीरो है, का मतलब मिनिमम करंट गैल्वेनोमीटर में कितना जा सकता है, जीरो, जब तक वो यूजफुल है। तो I उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरीके से मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो मान लो ये IG ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो ये I भी अपने आप में मैक्सिमम होगा, क्योंकि IG मैक्सिमम वैल्यू है गैल्वेनोमीटर में जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो I भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी IG को जीरो करेंगे तो I जीरो, और IG अगर मैक्सिमम होगा तो I भी मैक्सिमम होगा, और इस I मैक्सिमम को ही हम लोग रेंज ऑफ एमीटर बोलते हैं, है ना, रेंज ऑफ एमीटर। तो ये जो एमीटर बना, ये 0 से I रेंज का एमीटर बना। ये एक ऐसा एमीटर है पूरा कॉम्बिनेशन जो कि इस I करंट को मेजर करेगा 0 से I, ऑलराइट।